अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज फिर इमरान खान साहब की अडियाला जेल में समातें हुई और GHQ हमला केस के सिलसिले में वहां पर एक दरबार लगा। सब लोग पहुंचे, नए पुराने साथी। और आज के रोज उन्होंने क्या गुफ्तगू की, जिसको बाद में उनके ट्विटर हैंडल से जारी भी कर दिया गया। उसमें क्या खास बात है आपके साथ शेयर करेंगे। आज एक लड़ाई हुई है फिर से टीवी प्रोग्राम में नईम हैदर पंजोता साहब और इख्तियार वली खान साहब के दरमियान। क्या ऐसा हो गया वहां पर, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ जी आपसे जिक्र करेंगे कि एक बड़ा कारनामा जो है वो हमें नजर आ रहा है जस्टिस आमिर फारूक साहब का, क्योंकि जिस मकसद के लिए नए जजेस भर्ती किए गए थे, लगता है कि उनसे वो मकसद पूरा कर लिया जाएगा। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं आपके साथ अभी शेयर करते हैं मामलात। एक अहम खबर है सऊदी फरमा रवा के हवाले से। मोहम्मद बिन सलमान ने एक बड़ा कदम उठाया जिसपे इमरान खान साहब ने भी उनकी तारीफ की है। इसके ऊपर बात करेंगे और फिर एक दो और खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि सरकारी मुलाजमीन के रवैये के हवाले से जो है मैं आपसे बात करना चाहूंगी। तो बात का आगाज करते हैं इस बात से कि इमरान खान साहब ने आज जो ट्वीट किया है और जो उनसे जो गुफ्तगू हुई वकला के साथ, मीडिया के साथ, तो इसमें इमरान खान साहब ने आज फिर जिस तरह से सबसे पहले एड्रेस किया है वो ये कि याह्या खान पार्ट 2 के इक्तदार को तूल देने के लिए। तो बात उन्होंने वहीं से शुरू की है जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि याह्या खान पार्ट 2 क्यों कहा जा रहा है मौजूदा अस्करी क़यादत को। तो इसी वजह से इस बात पे बहुत दफा आपको पता है कि शिकायत भी की गई है, लेकिन खान साहब का इस पे जवाब ये है कि आप हालात ठीक कर दें तो हमारे बयानात ठीक हो जाएंगे। तो उनका वाजे इसके ऊपर यही जवाब है। बहरहाल उन्होंने इसका जिक्र करते हुए फिर से दोहराया कि किस तरीके से उनके कारकुनान के साथ, उनके पार्टी लीडर्स के साथ जुल्म सितम हुआ, आम लोगों के साथ जिस तरीके से बिहेव किया गया, इदारों को जिस तरह इस्तेमाल किया गया, ये सब चीजें उन्होंने इसके अंदर लिखी। और बात करते हुए उन्होंने जिले शाह का जिक्र किया और फिर समी वजीर का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिले शाह से लेके समी वजीर तक जो जुल्म की एक दास्तान है, जो जबर का एक पूरा माहौल है, जो मेरे कारकुनान ने बर्दाश्त किया है, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। और बज़ाहिर जिस तरह का इस वक्त मुल्क में माहौल है, जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद सूरत हाल है, उसमें ये इंसाफ मिलता नजर भी नहीं आ रहा, क्योंकि जजेस तो बेचारे खुद इस वक्त इंसाफ के मुतलाशी नजर आ रहे हैं। बहुत कम जजेस हैं जो कि इस वक्त डट के खड़े हुए हैं, लेकिन ज्यादातर हमें यही नजर आ रहा है कि अदलिया भी खामोश तमाशाई बन गई है। और उसकी वजह यह है कि जो बहुत सारे दीगर जजेस हैं कोर्ट्स में, वो तो फिर भी कुछ हिम्मत पकड़ते हैं, लेकिन जो उनके चीफ्स हैं वो ऐसे मुकर्रर किए जा रहे हैं कि जो मुकम्मल तौर पर इस सिस्टम को सहूलतकारी फराहम करते हैं और उनकी मन मर्जी और मंशा के मुताबिक काम करते नजर आ रहे हैं। गाजी फायज ईसा साहब से लेके मौजूदा चीफ जस्टिस और फिर उधर से आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं लाहौर हाई कोर्ट के, नहीं बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनका भी इसी किस्म का रवैया है। लाहौर हाई कोर्ट की भी जो जस्टिस साहिबा हैं वो भी कुछ बहुत ज्यादा ऐसा नजर नहीं आ रहा कि आजादी के साथ काम कर रही हो। तो बहरहाल कहने का मकसद ये कि इमरान खान साहब अदलिया से कुछ ज्यादा ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि वो बहुत कोई आजादाना फैसले करेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो खास तौर पर उन्होंने एक जिक्र किया कि बुशरा बीबी साहिबा को जो बार बार निशाना बनाया जाता है, तो उसकी वजह यह है कि उससे मुझे तकलीफ पहुंचाई जाती है। उन्होंने आज वाज़ेह तौर पर अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि पिछले 5-6 साल से नून लीग ने खास तौर पर, मुखालिफिन ने खास तौर पर बुशरा बीबी को निशाने पर रखा हुआ है। और बुशरा बीबी मेरी अहलियां हैं, मेरी इज्जत हैं, तो उनकी कोई भी किरदार कुशी करता है तो जाहिर है वो मेरा हामी नहीं हो सकता, वो मेरा दोस्त नहीं हो सकता। तो बड़ी वाज़ेह उन्होंने ये बात की और उन्होंने अपने भी लोगों को ये पैगाम दिया और बाहर के लोगों को भी पैगाम दिया कि जो भी कोई बुशरा बीबी के ऊपर अगर तनकीद करता है या उनकी किरदार कुशी करता है तो वो फिर मेरा कभी भी दोस्त नहीं हो सकता, वो कभी भी मेरा खैर ख्वाह नहीं हो सकता। तो ये वाज़ेह पैगाम है पार्टी के अंदर के लोगों के लिए भी, जो अक्सर बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से गुफ्तगू करते हैं और नाजेबा गुफ्तगू करते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने वाज़ेह तौर पर मना किया कि बिल्कुल भी ऐसा ना किया जाए और बुशरा बीबी साहिबा का दिफा करने के लिए भी बोला है। इसके साथ उन्होंने आज खास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया है और उनका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज ये खबर जारी हुई थी कि कोई 7,500 के करीब जो वहां पर मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं,
जो जेलों में कैद थे उनको रिहा किया गया है। तो ये बेसिकली खबर को उस इंसिडेंट से जोड़ा जा रहा है कि जहां पर मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आए थे, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, तो उस वक्त इमरान खान साहब ने स्पेशल रिक्वेस्ट की थी मोहम्मद बिन सलमान से कि आप मेरे जो वहां के लोग हैं पाकिस्तानी जो जेलों में कैद हैं, मामूली नौयत के जराइम हैं या कुछ और किसी कानूनी ज़ाब्ते में कोई प्रॉब्लम्स हैं, कागजात की कमी बेशी, कोई भी इस किस्म के मामलात होते हैं जिसकी वजह से वो जेलों में पहुंच जाते हैं, तो उनके लिए आप थोड़ा नरम दिल करें और उनको रिहा करें, क्योंकि वो बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल में होते हैं। एक तो दायरे गैर में होते हैं, उस तरह से उन्हें लोग मिल नहीं सकते, आके असिस्ट नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का इमरान खान साहब ने बड़े दर्दमंदी से इजहार किया था। मोहम्मद बिन सलमान ने उस वक्त उन्हें यकीन दहानी भी कराई थी कि वो इस पर अमल करें। तो इस सिलसिले में ये खबर भी सामने आई कि उन्होंने कोई 7,500 के करीब जो पाकिस्तानी जेलों में कैद थे उन्हें रिहा किया है। मेरा ख्याल है कि इससे पहले भी शायद उन्होंने कुछ लोग रिहा किए हैं, क्योंकि इतनी देर बाद अगर उन्होंने इमरान खान साहब की बात पे अमल किया है तो फिर तो वैसे ही शायद उनकी जराइम की सजाएं पूरी हो चुकी होंगी। शायद इसके दरमियान में और भी लोगों को उन्होंने रिहा किया हो और ये उसी सिलसिले में उन्होंने एक दफ़ा फिर रिहाई की हो, तो इस तरह से कुछ मुझे ये मामला लगता है। बहरहाल ये आज उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान साहब का शुक्रिया अदा किया है। तो इमरान खान साहब ने आज जो रिपोर्टर से बात करते हुए कैजुअली कुछ बातें की हैं जो उनके ट्वीट का हिस्सा नहीं है, लेकिन अदरवाइज रिपोर्ट हुई है। उसमें खान साहब ने कहा कि मोहसिन नकवी साहब की बात हुई कि जी वो भी डोनाल्ड ट्रंप की तकरीब में गए थे और इस तरह, तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी तो लगता है किसी गार्ड से मिलकर आ गया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी तारीफ की और कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो मेरे की प्लेयर्स हैं और जो पाकिस्तान से बाहर मेरे पार्टी के भी लोग हैं वो भी बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और ये उन्होंने कुछ दिन पहले भी जुल्फी बुखारी वगैरह के सिलसिले में जिक्र भी किया था। तो ये जी आज इमरान खान साहब की गुफ्तगू थी और बाकी वो इस बात पे क्लियर हैं कि उन्होंने अदालतों से इंसाफ लेना है और किसी तरह का भी दबाव या किसी तरह की भी सजा या किसी तरह की भी रिश्वत या ऑब्लाइज करने की भी कोशिश, कोई चीज़ भी उन्हें डील पर मजबूर नहीं कर सकती। उन्होंने आज इस बात का भी हवाला दिया मलिक रियाज साहब के हवाले से, शायद उन्हें जिक्र किया हो किसी ने कि भी उनका ये ट्वीट आया, तो उन्होंने कहा कि अलकादर ट्रस्ट को फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया दोबारा से और साथ में ये कहा कि मलिक रियाज इस बात की गवाही दे सकते हैं कि मैं वो वाहिद वजीर आजम हूं जिसने कभी उनसे अपने जाती फायदे के लिए कोई चीज हासिल नहीं की। बाकी जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग रहे हैं, जरदारी साहब हों, उन्होंने भी ये क्लेम किया जाता है कि बिलावल हाउस मलिक रियाज ने उन्हें बनवा के दिया। इसी तरह ये जो वन हाइड पार्क की प्रॉपर्टी थी जो बेची है हसन नवाज ने मलिक रियाज साहब को, जिसके बाद फिर ये सारा अलकादर ट्रस्ट का मामला खुला बैठा है, तो उसके ऊपर भी बेसिकली वो डबल प्राइस पे बेची गई है। क्यों, कैसे, ये भी एक सवाल अपनी जगह मौजूद है और अदरवाइज भी बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। तो खान साहब, इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में भी इस बात का जिक्र किया कि मलिक रियाज इस बात की गवाही दे सकते हैं कि मैंने अपनी जात के लिए कोई चीज उनसे कभी हासिल नहीं की। ये जमीन का अगर टुकड़ा लिया भी तो ये मैंने कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए लिया, वहां पे यूनिवर्सिटी बनाई, उसका मुझे या मेरी बीवी को कोई फायदा नहीं है। तो ये इमरान खान साहब की आज की गुफ्तगू थी। दूसरा जी, आज एक जो खबर है खान साहब के लिए भी और बाकी पीटीआई के लिए भी शायद बहुत ज्यादा हैरान कुन ना भी हो, लेकिन जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो इसके ऊपर खासे हैरान है, क्योंकि ऐसी चीजें वो पहले नहीं देखते जो आजकल उन्हें देखने को मिल रही हैं। अभी हाल ही में आपको पता है 2-3 दिन पहले एडिशनल जजेस जो हैं वो भर्ती किए गए हैं हाई कोर्ट में, और आज ही के दिन तोशा खाना 2 केस में जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा ने बरियत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं, उनको जस्टिस अमीन मिन्हास के पास जो है वो मुकर्रर कर दिया गया समाअत के लिए। अब इसमें हैरान कुन बात क्या है? पहली चीज तो ये कि ये जो दरख्वास्त थी ये मियां गुलहसन औरंगजेब साहब के पास समाअत के लिए गई थी इब्तदाई तौर पर, और उन्होंने कुछ एतराजात उस पर आयद किए थे, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि एतराजात दूर करके दोबारा ले आए। दूसरी बात यह कि जस्टिस मियां गुलहसन औरंगजेब साहब वही जज साहब हैं जिन्होंने इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को इस केस में जमानतें दी, और जमानतों का फैसला इतना स्ट्रांग था कि उसको देखते हुए कोई भी ये प्रेडिक्ट कर सकता था कि ये 1-2 समातों 1-2 हफ्तों में ही लगता है कि केस उड़ जाएगा। लेकिन बजाय इसके कि एतराजात दूर करके वापस उन्हीं के पास दरख्वास्त लगाई जाती, एक कल के भर्ती किए हुए जज के पास जो है ये अहम हाई प्रोफाइल केस लगा दिया गया है। बल्कि अब इस पे जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं वो भी हैरान है कि कभी आमतौर पर वो ऐसा देखते नहीं है कि इस किस्म की मिसाल हो कि एक वकील जो चंद दिन पहले वकालत कर रहा था उसी अदालत में, अगले ही हफ्ते उसकी अपॉइंटमेंट भी हो जाए, वो हलफ भी उठा ले और उसके ऊपर आगे उसके हाई प्रोफाइल केस भी लग जाए। आमतौर पर काफी महीने लग जाते हैं कोई बड़ा केस मिलते हुए, कोई नए जज कोई आते हैं तो, और ये तो वैसे भी एडिशनल जज है।
تو لیکن یہاں پر تو آپ کو پتہ ہے ان کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ ان کی ایک ہسٹری کیا ہے ان وکیل صاحب کی، اور پہلے ہی سب کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہیں لایا ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس لیے گیا ہے تاکہ یہ من پسند فیصلے دے سکیں. تو اب کیس جو ہے وہ عامر فاروق صاحب نے وہ تو پہلے سے ہی آپ کو پتہ ہے سہولت کاری کرتے ہیں، تو انہوں نے پہلے ہی سے ہی کیس جو ہے ان کی عدالت میں جا کے لگا دیا ٹھک کر کے تاکہ کوئی کسی قسم کی پرابلم نہ ہو. ادروائز باقی جو ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ تو کوئی کسی صورت میں بھی قابو نہیں آئے. تو اب یہ نئے خاص طور پر بھرتی کیے گئے لوگوں کے پاس کام کروایا جائے گا. تو یہ اب اس میں یعنی آپ سوچ لیجئے کہ وہی کام کریں گے وہ جیسے کہ انہیں کہا جائے گا. اب اس سے آگے ایک اور جو اہم بات ہے وہ یہ کہ آج ایک جو چلیے یہ والا ذکر کر لیتے ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور اختیار ولی صاحب PMLN کے رہنما، آج ان کی ایک لڑائی ہو گئی ہے جی. بولڈ ٹی وی کے آفس میں ڈاکٹر فضا جو ایک پروگرام کرتی ہیں، ایسے اب نہیں چلے گا کچھ اس ٹائپ کے پروگرام کا نام ہے، تو اس میں یہ دونوں مدعو تھے اور ان کی ایک گفتگو کچھ حصہ آج کافی وائرل ہوا. اس کی وجہ یہ کہ کافی زیادہ لڑائی ہو گئی اور ہاتھا پائی تک بات چلی گئی. وجہ کیا بنی کہ نعیم پنجوتا صاحب جو ہیں وہ گفتگو کر رہے تھے اور بات کسی اور موضوع کے حوالے سے ہو رہی تھی، لیکن بیچ میں اختیار ولی صاحب کود پڑے اور انہوں نے ان کو لقمے دینے شروع کر دیے کہ جی آپ کے لیڈر کی تو ناجائز اولاد ہے اور ٹیرین کون ہے، بار بار ان کو لقمہ دے رہے تھے. تو اس پر نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے انہیں ایک دو دفعہ تو اگنور کیا، لیکن پھر وہ بار بار جب انٹرپٹ کرتے رہے تو پھر نعیم حیدر پنجوتا بھی ان کی طرف منہ کر کے سیدھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو کیا، انہوں نے کہا کہ جی وہ ناجائز اولاد ہے، ناجائز ہے ٹیریان. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ پھر اس طرح ہے تو پھر مریم بھی ناجائز ہے. تو انہوں نے آگے سے پھر اختیار ولی صاحب نے اس بات کا بڑا برا منایا اور کہا کہ جی مریم کیسے ناجائز ہے، بتاؤ مجھے کیسے ناجائز ہے. اور کہتے کہتے وہ ان کی طرف لپک پڑے. اختیار ولی صاحب نے پہلے ہاتھ اٹھایا اور نعیم پنجوتا کے اوپر مکے بازی شروع کی، انہیں گریبان سے پکڑا، جس کے بعد پھر نعیم پنجوتا صاحب نے بھی ان کو ٹھیک ٹھاک قسم کا فائٹ بیک کی اور اس کے بعد پھر کافی ناخوشگوار مناظر دیکھنے کو ملے. پھر ظاہر ہے سب روکنے ووکنے کے لیے، چھڑانے کے لیے آ گئے. بعد میں خبر یہ ملی کہ کچھ تھوڑے بہت مکے شکے لگے ہیں اور کچھ شیشے ویشے جو تھے سیٹ کے وہ بھی ٹوٹے ہیں. تو اس طرح کی کچھ صورتحال بنی. بعد میں نعیم حیدر پنجوتا صاحب تو آسمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں نظر آ رہے تھے اس لڑائی کے بعد، تو اس کا مطلب ہے بظاہر وہ ٹھیک تھے، انہیں تو کوئی خاص چوٹ نہیں لگی. لیکن اختیار ولی صاحب کی ابھی اس کے بعد کوئی خبر نہیں آئی، لیکن سنا ہے کہ ان کو اسپتال میں لے جایا گیا، کچھ ان کی طبی امداد دی گئی ہے انہیں. ابھی جو واقعہ ہے یہ اس لحاظ سے بڑا افسوسناک ہے کہ ظاہر ہے آپ ٹاک شو میں بیٹھتے ہیں تو بہیو کرتے ہیں، آپ کو ایک دوسرے کی بات سننی بھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات آپ کو اس قدر اشتعال دلایا جاتا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں. اب اگر وہ نعیم پنجوتا صاحب اپنے کسی موضوع پہ سوال پہ جواب دے رہے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح کی غیر ضروری گفتگو بیچ میں آپ لقمے دے کے جان بوجھ کے اگلے بندے کو اشتعال دلائیں. اب آپ ان کے لیڈر کے بارے میں جب اخلاق سے گری بات کریں گے تو پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ ظاہر ہے وہ بھی آپ کے لیڈر کے بارے میں جواباً کریں گے، اور پھر ایسا ہوا بھی. تو اخلاقی طور پر دونوں کو ہی نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا، نہ ان کو یہ بات کرنی چاہیے تھی نہ ان کو. لیکن ایک بات سے میں متفق ہوں کہ مریم نواز صاحبہ ناجائز تو ہیں، لیکن میں بیسکلی بات کری ہوں ناجائز وزیر اعلیٰ کی، تو وہ ناجائز وزیر اعلیٰ ہیں کیونکہ وہ اپنی سیٹ بھی نہیں جیتی ہوئی اور ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ بھی جعلی ہے، تو لہٰذا وہ ناجائز وزیر اعلیٰ تو ہیں، یہ بات تو درست ہے. باقی اخلاقیات کے اندر تو میں نہیں جاتی کہ کون کیا ہے کیسے ہیں، اس معاملے پر تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون کتنا ولی ہے اور کون کتنے خراب کردار کا مالک ہے. تو بہرحال یہ اخلاقی حدیں جب نون لیگ والے خاص طور پر بار بار کراس کرتے ہیں تو یہ ان کی سیاست کا خاصہ ہے. یہ بار بار جب کہیں پہ یہ پھنس جاتے ہیں، ان کو کسی بات کا جواب نہیں آتا تو پھر غیر اخلاقی قسم کی گفتگو کر کے اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. چند دن پہلے میں بھی ایک پروگرام میں تھی اور اختیار ولی صاحب وہاں پہ بھی تشریف فرما تھے، تو بجائے اس کے کہ آپ آئیں آپ سے جو سوال کرے اینکر آپ اس کو جواب دیں، بلا وجہ اس بات پہ الجھنا کہ جی یہ کیوں پروگرام میں بیٹھا ہے تو وہ کیوں پروگرام میں بیٹھا ہے. تو انہیں اس بات سے بھی تکلیف تھی کہ میں کیوں پروگرام میں بیٹھی ہوئی ہوں، اور ان کے بقول میں تو جرنلسٹ ہی نہیں ہوں، کیونکہ ان کے خیال سے جرنلسٹ بھی وہ ہوتے ہیں جو ان کے گن گاتے ہیں، جو ان کے مخالفین کو گالیاں دیتے ہیں اور جو ان سے عہدے حاصل کرتے ہیں، وزیر مشیر بنتے ہیں، چیئرمین پیمرا بنتے ہیں، چیئرمین PCB بنتے ہیں، نگران وزراء بنتے ہیں. تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہوتے ہیں وہ صحافی ہوتے ہیں جو نون لیگ کے تلوے چاٹتے ہیں، جو ایون فیلڈ کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر
जो है सफाइयाँ करते हैं, इनके आगे पीछे फिरते हैं, इनकी गाड़ियों में घूमते हैं, वो सहाफ़ी होते हैं। जो तनकीद करते हैं वो सहाफ़ी नहीं होते। तो वो उस दिन मेरे साथ काफ़ी उलझ पड़े और जी कि ये क्यों बात कर रही हैं, इनको तो वक्त क्यों मिल रहा है, ये वो, तो इस तरीके से। तो बहरहाल ये इन लोगों की सटपटाने की वजह होती है, क्योंकि जब आपके पास दलील ना हो तो फिर आप उस वक्त इस किस्म की गैर ज़रूरी बातों में उलझ के वक्त ज़ाया करते हैं प्रोग्राम का। जब टॉपिक के ऊपर आपके पास कुछ कहने के लिए ना हो, शर्मिंदा हो आप, तो फिर आप इस किस्म की चीज़ें करते हैं। और ये इस तरह की चीज़ों पे इनकी क़यादत खुश भी होती होगी, यकीनन होती होगी, और मुझे ख्याल है कि हो सकता है इन्हें आने वाले दिनों में कोई ओहदा भी मिल जाए इस खुशी में। बहरहाल अफसोस की बात है, लेकिन ये हमारी एक पॉलिटिक्स का अनफॉर्चुनेट हिस्सा बन चुका है। अब आ जाते हैं जी इस बात के ऊपर कि क्या खबर है जी पीका तरमीमी बिल के हवाले से। सोशल मीडिया के ऊपर मजीद सख्त कवानीन लागू करने की तैयारी है और इस सिलसिले में आज एक बिल पेश किया गया, जिसके तहत जो अल्फाज इसमें असम्बली की कार्रवाई में हज़फ किए जाएंगे, उन अल्फाज को अगर कोई सोशल मीडिया पर लिखेगा तो उस पर भी उसको कैद हो सकेगी। यानी अगर किसी ने शहबाज शरीफ साहब को अर्दली कहा है और वहां पे स्पीकर साहब उस कार्रवाई से उसको हज़फ करा दें, लेकिन मैं अपने ट्वीट में ये बात कह दूं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को अर्दली कहा गया, तो चूंकि वो हज़फ करा चुके होंगे कौमी असम्बली के स्पीकर, तो लिहाजा मुझे 3 साल के लिए अंदर डाल दिया जाएगा जेल के अंदर। तो ये इन्होंने इस किस्म का रूल जो है वो पास किया है। साथ में उन्होंने कहा है कि जो भी कोई अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, इदारों के खिलाफ, मुल्क की सलामती के खिलाफ, दिफा के खिलाफ ये वो बात करेगा जी, वो सारे भी इसके हत्थे चढ़ेंगे पीका के। तो बेसिकली यानी वही जुबानबंदी के पुराने तरीके, वही घटिया हरकतें कि जनाब कोई कुछ कह ना सके, सबको मुकद्दस गाय बना दो, जो कोई तनकीद करे उसके ऊपर मुख्तलिफ हीलों बहानों से प्रेशर डालो, मुकदमात बनाओ। तो वही घटिया हरकतें इनकी जो ये कर रहे हैं, और एक अथॉरिटी भी इस सिलसिले में नई बनाने की तैयारी है। जबकि अभी तक इनके जो FIA और बाकी ये लोग हैं जिनके ऑलरेडी एक साइबर क्राइम विंग्स भी हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं और बड़े वो उनकी खिदमत अगर आप देखें तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खिदमत कर रहे हैं। मसलन मैंने आज एक एडिशनल डायरेक्टर FIA का एक क्लिप देखा जो कल को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो शहबाज गिल साहब को और इमरान रियाज खान को तड़ियां लगा रहे थे बैठ के कि जनाब तुम आओ जरा पाकिस्तान देखो, मैं तुम्हें आके पकड़ूंगा, मैं 11 22 भी साथ लेके आऊंगा, व्हील चेयर भी लेके आऊंगा, क्योंकि तुम लोगों को बड़ी इसकी जरूरत पड़ती है, तुम रियासत के मुलजिम हो, तुम ये तुम वो। तो आके इस किस्म की उसकी जुबान थी। मैं उस शख्स को देख के हैरान थी, भाई तुम हो कौन? तुम रियासत के नौकर हो? तुम कोई सियासी मुखालिफ हो कि तुम्हारी आवाज और तुम्हारी जो लहजा है वो इस किस्म का है कि तुम दूसरों को यूं तड़ियां लगा रहे हो कि जनाब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा? तुम बदमाश हो या तुम रियासत के नौकर हो? मैं तो हैरान हो गई हूं कि इन लोगों ने पूरी की पूरी सिस्टम ब्यूरोक्रेसी का हाल क्या कर दिया है। यानी ये लोग क्या गुंडे बदमाश बना के बिठा दिए हैं हमारे सरों के ऊपर। अंदाजा लगाएं आप कि भाई अगर किसी, मैं इस बात की कतई नजर, हालांकि वो केस भी फजूल तरीन है कि जी उन्होंने जाली तस्वीरें बनाकर जो हैं वो पोस्ट की हैं। पहली बात तो शहबाज गिल साहब का वो अकाउंट ही नहीं है, और जो इमरान रियाज की भी वो बात कर रहे हैं, तस्वीर तो किसी ने जाली बनाई नहीं, जो उनके मीडिया मैनेजर ने बनाई थी तस्वीर वही सब ने पोस्ट की है। किसी ने कुछ कैप्शन के साथ, किसी ने कुछ कैप्शन के साथ। कहने का मकसद ये है कि अगर सही भी आपने मुकदमा बनाया तो फिर भी आपके पास हजारों सैकड़ों मुकदमात होंगे, क्या आप उनके ऊपर आके इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि जी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा? और ये आप धमकियां दे रहे हैं कि जी तुम्हारा ये हाल होगा, वो हाल होगा, कि रेस्क्यू 11 22 लानी पड़ेगी और तुम्हें व्हील चेयर्स देनी पड़ेंगी। मतलब ये सरकारी मुलाजिम है, हमारे तनख्वाहों, ये इनकी जो तनख्वाहें हैं हमारे टैक्स के पैसों से इनको मिलती हैं, और बने ये गुल्लू बट हैं कि जनाब ये कहते हैं कि जी हम तो किसी बंदे को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बेसिकली अब रियासत के मुलाजिम नहीं रहे, ये मरियम नवाज के मुलाजिम है, ये शरीफ फैमिली जाती उमरा के मुलाजिम है। और इन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी को, पूरी पुलिस को ये इसी तरह का बना के रख दिया कि ये सिर्फ इनके चमचागिरियां करें और इनके मुखालफों को पकड़ के उनके साथ फेंटा लगाएं, उनके ऊपर मुकदमात बनाएं, उनको धमकाएं, उनको डराएं, ये इनका काम रह गया। तो ये इन लोगों की हालत कर दी है। तो मैं तो कहती हूँ पता नहीं ये जब कभी कोई अल्लाह करे अवामी हुकूमत आए तो इनकी बेहतरीन तरीके से जो है ना वो सफाई होनी चाहिए। बहरहाल आखिर में जी आपको बता देते हैं कि एक काफी बड़ा एहतजाज भी आज हुआ है सरकारी मुलाजमीन का। इन्होंने आज जो पेंशन के ऊपर कुछ रेगुलेशंस करने की कोशिश की, उसके ऊपर काफी बड़ी तादाद में जो मुलाजमीन थे वो एहतजाज कर रहे थे। इसी तरह आज पंजाब असम्बली के बाहर भी रेडी बानों का और दीगर लोगों का एहतजाज हुआ। उनका भी मसला यही था कि जो रेडियां हैं वो हटाई जा रही हैं तजावुजात के नाम पर। तजावुजात तो नहीं होने चाहिए, मैं तो खैर इसकी वो हमायत नहीं करती, लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि फिर इन गरीब लोगों का जो कि डेली वेजेस पे तकरीबन काम कर रहे हैं,
ان بیچاروں کا کیا روزگار ہے, کیسے وہ کمائیں, غریب لوگ کدھر جائیں, کدھر کھڑے ہوں. تو ان کو آپ کم از کم کوئی جگہ فراہم کر دیں, یا پھر آپ ان کا اگر ریڈی وغیرہ ہٹا بھی رہے ہیں سامان تو کم از کم نہ ان کا خراب کریں. یہ تو باقاعدہ ان کا سامان الٹا دیتے ہیں, ان کا خاصا نقصان کر دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے. اس کے اوپر وہ لوگ بھی ہیں جو کافی زیادہ اس کے اوپر جو ہے ظاہر سی بات ہے احتجاج ہی کر سکتے ہیں, تو وہ بھی آ کے جو ہے احتجاج کریں. تو بہرحال یہ تھی جی آج کی اہم ساری امپورٹنٹ باتیں. اب اگلی خبر جو ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے, جو اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو کیپٹل ہل میں ہیئرنگ ہوئی اس کی کیا صورتحال رہی. ملتے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے. اللہ.